हेलो एंड गुड इवनिंग गाइस, दिस इज सुनील कृष्णा ऑन अड्डा 24/7 आपकी ज्योग्राफी फैकल्टी। चलिए शुरू करेंगे। जैसा कि सब लोग जानते हो, अभी तक पिछली कुछ क्लासेस में मैंने आप लोगों को चैप्टर 1 कंप्लीट कराया। चैप्टर नंबर 1 जो था वो था हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी, स्कोप, फील्ड, नेचर एंड डेफिनेशंस। क्या होता है, क्या जरूरत है, आगे क्या काम आएगा, इन सारी चीजों पर हम लोगों ने अच्छे से डिस्कशन किया। पार्ट वाइज अच्छे अच्छे टॉपिक चार चार पार्ट्स में समझाए। ठीक इसी तरह से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 किया। चैप्टर नंबर 2 जो था वो हमारा था वर्ल्ड पॉपुलेशन का डाटा, फैक्ट्स, एनालिसिस, कंक्लूजन। ये भी 3 से 4 पार्ट्स में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया फिगर के साथ। फिर हम लोगों ने शुरू किया ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट का पहला पार्ट आप लोगों तक पहुंच गया। ह्यूमन डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन, इसका ग्रोथ और इसकी डेवलपमेंट की क्लास आपको मिल गई। अब हम लोग जो इसका पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3 का, वो है ह्यूमन डेवलपमेंट का 4 पिलर्स। हम लोगों ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पार्ट 1 में पढ़ा, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा कि आखिर ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, कि ये इन लार्जेस्ट पीपुल्स चॉइस करता है। ग्रोथ पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होती है, लेकिन डेवलपमेंट केवल पॉजिटिव होती है। ग्रोथ क्वांटिटेटिव होती है, लेकिन ये क्वालिटेटिव होती है डेवलपमेंट। इस तरीके से हम लोगों ने इसकी डिटेल्स पढ़ी। महबूब उल हक की डेफिनेशंस देखी। इसका एनसीईआरटी व्यू और डिटेल्स हम लोगों ने अमर्त्य सेन के व्यू पे पढ़ा। अब हम लोग का जो आज का सेकंड पार्ट का टॉपिक है, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। अब पार्ट 2 में हम लोग सेकंड वाला पार्ट में हम लोग 4 पिलर्स पढ़ने वाले हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के। ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर नापने के लिए महबूब उल हक ने, जो कि बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, बड़े लेवल पर उन्होंने यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम को एक फॉर्मूला दिया कि इन्हीं 4 पिलर्स के माध्यम से आप विश्व के किसी भी देश की डेवलपमेंट नाप सकते हैं। अभी तक डेवलपमेंट नापने का फॉर्मूला 1990 से पहले किसी के पास नहीं था। पाकिस्तानी महबूबुल हक ने यह फॉर्मूला लोगों को दिया, और इस तरीके से, इस फॉर्मूले से पूरे विश्व के देशों की डेवलपमेंट को नापने का काम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम अर्थात यूएनडीपी ने शुरू कर दिया, और इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। इनका साथी, इनका दोस्त इंडिया था। इंडिया की तरफ से हमारे अमर्त्य सेन थे। उन्होंने भी इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करने, चीजों को समझाने में काफी सपोर्ट किया। तो इनको भी, जो इनके साथ थे, उनको भी जो है नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। नोबेल प्राइज अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल वही थे जिन्होंने डायनामाइट की खोज करी थी। अब आपका भी थोड़ा जिम्मेदारी बनता है, क्योंकि जीटी का भी एग्जाम देना है, तो आपको अल्फ्रेड नोबेल, नोबेल प्राइज, इनके नोबेल्स कब दिए गए, उनकी डेट, किस फील्ड में दिया गया, वो कौन से सन में दिया गया, वो सारी चीजें इनके बारे में पढ़िए। ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेल आपके हाथ में खुद होना चाहिए, कुछ चीजें खुद से भी पढ़ने की कोशिश करिए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 4 पिलर्स में अगर हम बात करें कि भैया डेवलपमेंट, मान लो ये हम इतना ऊंचा उठे तो कहीं तो पैर जमाए होंगे जमीन में, तो बताएंगे कि हाँ सर, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग 4 पिलर्स पर टिकी है। पहला पिलर है इक्विटी, दूसरा पिलर है क्या, सस्टेनेबिलिटी, तीसरा पिलर है तो बताएंगे प्रोडक्टिविटी, और चौथा पिलर जो है वो आपका है एम्पावरमेंट। एक भी पिलर इसमें से अगर टूटा, कुर्सी के 4 पावे होते हैं, चारों पावे जरूरी है, एक भी पावा अगर नहीं होगा तो वो कुर्सी डगमगाएगी और अंत में गिर पड़ेगी। तो ठीक इसी 4 पिलर्स को ध्यान में रखते हुए हमें इन्हीं चारों पिलर्स की एक्सप्लेनेशन को समझना। आइए हम शुरू करते हैं। 4 पिलर्स, 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आखिर क्या क्या हैं, तो चलिए देख लेते हैं। 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में सबसे पहला होता है इक्विटी। द आइडिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज सपोर्टेड बाय द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिव एंड एम्पावरमेंट, जिनमें से हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं इक्विटी। पहले हम बुकिश भाषा पढ़ेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी व्यू देखेंगे, उसके बाद मैं खुद सरल लेमैन स्टाइल में समझाऊंगा कि आखिर इक्विटी है क्या। चलिए, इक्विटी रिफर्स टू मेकिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल to everybody's irrespective of their gender, races, income and their
इन द इंडियन केस एंड कास्ट, समझो हर एक आदमी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन उसके जेंडर को लेकर, मेल या फीमेल को लेकर ना हो, उसकी रेस जाति को लेकर ना हो, ठीक है, इनकम को लेकर ना हो कि ये ज्यादा कमाते हैं तो ये कम कमाते हैं तो इनको अच्छी सुविधा, इनको कम सुविधा मिले, या किसी भी तरह का कास्टिसिज्म, भैया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होगा। और यूनिफॉर्म यूसीसी आया है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक तरह से इक्विटी का ही एक पार्ट। और कास्ट, किसी केस, किसी कास्ट, किसी रेस, किसी इनकम या किसी भी तरह के जेंडर सेक्स को लेकर किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सभी को इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी मिले, यही हमारा इक्विटी होता। ये थी हमारी बुकिश लैंग्वेज। आइए हम इसको सरल भाषा में समझें। इक्विटी क्या होती है? इक्विटी आपको लगेगा कि इक्वालिटी है, ऑप्शन में इक्वालिटी भी दिया रहेगा, तो इक्वालिटी पर काट कर सही ऑप्शन अगर हम पूछे 4 पिलर में इक्वालिटी है कि इक्विटी, तो बताएंगे सर इक्विटी है। इक्वालिटी को काट क्यों दिया और इक्विटी को सही कर दिया? इक्वालिटी का मतलब होता है, ऐसे समझना, सब इंस्पेक्टर की एक रेस होती है या इंस्पेक्टर की एक रेस होती है, समझना मेरी बात। एक औरत है, उसकी फिजिकल एफिशिएंसी कम है, और एक आदमी है, उसकी फिजिकल एफिशिएंसी ज्यादा है। अगर मैं कहूं कि एक रेस है, रेस दौड़नी है, 1600 मीटर की एक रेस होती है जिसको 1 किलोमीटर या 1 मील की रेस बोलते हैं। 1 मील में 1.6 किलोमीटर होता है, तो उसको हम मीटर में बदलेंगे तो 1600 मीटर रेस होती है। 1600 मीटर रेस दौड़ना होता है कुछ ही मिनट में, मानकर चलो कि 4 मिनट में दौड़ना, ठीक है, मेरी बात समझे? 4 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ करनी, ठीक है, ऐसे समझ लो। औरत को भी 4 मिनट दिया जाएगा 1600 मिनट दौड़ने के लिए, और आदमी को भी 4 मिनट दिया जाएगा 1600 मिनट दौड़ने के लिए। बताइए कौन जीतेगा? आदमी लंबा है, स्ट्रांग है, मजबूत है, मसल्स हैं उसके, ठीक है, और उसके लंबे लंबे कदम हो जाएंगे और देर में थकेगा। औरत है, सॉफ्ट है, नाजुक है, ठीक है, उसकी हाइट कम होती है और उसके कदम भी जो है, मसल्स कम होती हैं उनमें, शरीर में मसल्स नहीं होती, कम होती हैं, और वो दौड़ेंगी भी तो भी उनके क्या होगा, वो स्पीड नहीं पकड़ पाएंगी क्योंकि उनके पैर छोटे छोटे चलेंगे। तो अभी मुझे बताइए, ये तो इक्वालिटी दिख रही मुझे, भैया औरत को 4 मिनट दिया गया, आदमी को भी 4 मिनट दिया गया, औरत को भी 1600 दौड़ना है, आदमी को भी 1600 दौड़ना है, इसी को तो हमारे देश में इक्वालिटी कहते हैं। लेकिन क्या ये जायज था? क्या ये जायज था कि औरत को भी 1600 मीटर दौड़ना है 4 मिनट में और आदमी को भी 1600 मीटर दौड़ना है 4 मिनट में? क्या ये जायज है? नहीं। कौन जीतेगा? एकदम फिक्स है, आदमी जीतेगा। लेकिन आप कहेंगे सर ये तो इक्वालिटी है, हमारे देश में इक्वालिटी तो होती है, तो ये इक्वालिटी नहीं, गलत है। अगर आप इक्वालिटी पर टिक लगाते हैं डेवलपमेंट में तो गलत कर देता है एग्जाम में आपका, सीयूईटी में या आपके जो है अपने होम एग्जामिनेशंस में। क्यों? क्योंकि ये गलत है, सीधा सीधा दिख रहा हमें। लेकिन आप जस्टिफाई करेंगे, आप एडवोकेट करेंगे, एक डेविल्स एडवोकेट बन जाएगा और कहेगा कि सर इसी को तो इक्वालिटी कहते हैं। तो मैं कहूंगा इसीलिए इक्वालिटी को अपने पिलर में नहीं रखा गया। रखा किसको गया? इक्विटी। इक्विटी क्या कहती है? आपकी पोटेंशियल के अनुसार, ठीक है, हम इसका मिनट्स भी बढ़ा देंगे या फिर इसको कम करके 1000 मीटर कर देंगे और ये मिनट को बढ़ा के 5 से 6 मिनट कर देंगे, ताकि अपनी इफिशियंसी के अनुसार तुम दौड़कर इसके बराबर पा सको। सैलरी वही रहेगी, जॉब वही रहेगी, काम उतना ही करना है, ठीक है, लेकिन इफिशियंसी के अनुसार हम करेंगे, तो इसी को हम बोलते हैं इक्विटी। ऐसा नहीं है कि ये कम कर दिया तो इनके साथ हमने कोई वो किया कि नहीं, इनके साथ हमने औरत होने के नाते इनकी जो है वो दौड़ने की लेवल या लिमिट को कम कर दिया। नहीं, औरत कास्ट के बेसिस पे नहीं, इफिशियंसी के बेसिस पर, एक्सेसिबिलिटी के बेसिस पर। इज दैट क्लियर? अब जेन्युइन हुआ तो इसी को हम बोलते हैं इक्विटी। हमारे देश में इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, हमारे देश में इक्विटी होनी चाहिए। इसको एक और माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, समझना। मेरे पापा थे, अब वो अपने समय में 10,000 रुपए कमाते थे, ठीक है,
मैं हूं, मैं अपने समय में 80,000 रुपए कमाता हूं, तो क्या मैं पापा से ज्यादा कमाता हूं? आप मुझे बताइए, इक्विटी तो नहीं, इक्वलिटी तो नहीं लग रही यहां पर। तो बताएंगे कि नहीं सर, पापा का उस समय जो कमाई था उस जमाने के हिसाब से था और खर्चा भी उसी रेशियो में होता था। ठीक है, अब मैं कमा रहा हूं ज्यादा 80,000, तो मेरा भी इस जमाने का पैसा है और खर्चा भी उसी अनुसार होता है। तो क्या इक्वलिटी है? नहीं। लेकिन ये क्या है? तो बोलेंगे सर ये इक्विटी। इक्वलिटी और इक्विटी में अंतर समझ गए? एक माध्यम और है मेरे पास समझाने के लिए, जरा वेट करो। एक लड़का है जिसकी हाइट कम है, एक और लड़का है जिसकी हाइट थोड़ी ज्यादा है, और एक और लड़का है जिसकी हाइट बहुत ज्यादा है, लेकिन लड़के एक ही हैं। ठीक है, एक एक लड़के हैं, 3 लड़के हैं, इसकी हाइट कम है, वो भी आईएएस बन सकता है। एक लड़का है इसकी हाइट मीडियम है, ये भी आईएएस बन सकता है। एक लड़का है जिसकी हाइट लंबी है, ये भी आईएएस ऑफिसर बन सकता है। मैं कह रहा हूं यहां बाउंड्री के बाहर उधर साइड मैच चल रहा है। ठीक है, मेरी बात समझना, बाउंड्री के बाहर उधर साइड मैच चल रहा है। जो लड़का छोटा था वो बाउंड्री के उस पार नहीं देख पा रहा, एक लड़का था बाउंड्री के उस पार देखने में थोड़ा सा बच जा रहा, और जो सबसे वाला लंबा लड़का है वो बाउंड्री के उस पार मैच आराम से देख ले रहा है। ठीक है, मेरी बात समझो। और तीनों एक ही इक्वल जमीन पर खड़े, इक्वलिटी है। सही है। अगर मैं कहूं कि इसको मैंने 10 डिब्बे दे दिए, 10 डिब्बे इसको दे दिए, तो ये 10 डिब्बे जमीन ऐसे नीचे लगाकर क्या करेगा? आराम से देख सकता है। तो ये कहेगा कि यार इसको 10 डब्बे दिए, हमको भी 10 डब्बे दो। तो हमने क्या किया, इसको भी 10 डब्बे दिए, लेकिन जब इसने लगाया तो ये एकदम ऊपर चला गया, क्योंकि ये इसकी मीडियम हाइट थी थोड़ी ज्यादा। इसने कहा यार इन सबको 10-10 डब्बे दिए, हमको भी 10 डब्बे दो, इसको जरूरत नहीं है डब्बे की, खड़े होने की, डब्बे पर इसको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैच आसानी से देख सकता है। लेकिन इसको देख कर लगा कि नहीं हमें भी चाहिए 10 डब्बे, तो इसने क्या किया, इसने भी 10 डब्बे मांगे, और जब ये लगाया तो एकदम ऊपर चला गया, ऊपर बना नहीं सकता हूं मैं। ठीक है, तो बताओ क्या लिटरली इसको जरूरत थी डब्बों पर खड़े होने की सरकार की तरफ से सब्सिडी या आरक्षण के रूप में? तो बोलेंगे नहीं। क्या इसको डब्बे की 10 डब्बे की जरूरत थी? नहीं, इसको डब्बे की जरूरत थी, लेकिन इसको 2 ही 4 डब्बे या 5 डब्बे भी मिल जाते तो भी काम हो जाता। सच में डब्बों की जरूरत किसको थी? तो इसको थी। और यही केस हमारे साथ है SC, SC ST, OBC और जनरल। मेरी बात समझे? हम आरक्षण जो दे रहे हैं वो इक्वलिटी नहीं है, सबको 10-10 डब्बे नहीं दे सकते। हम आरक्षण इसलिए दे रहे हैं कि सभी को एक्सेस करने के लिए, वो रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए इक्वल राइट्स मिले। ऐसा नहीं है कि हम दलित है इसलिए दे दिए, या ओबीसी इसलिए दे दिए, या फिर हमने जनरल को दे दिया इसलिए कि वो जनरल नहीं दिया। नहीं, इसलिए कि एफिशिएंसी। तो इसको 10 डब्बे दे दो, इसको 5 दे दो, इसको 1 ही 2 दे दो, इसको हम इक्वलिटी नहीं कहते। इक्वल शेयर कहां हुआ? इसको हम इक्विटी कहते हैं। तो यही विकास का पहला आधार है, इसी के आधार पर हमारा आरक्षण चलता है। कुछ करप्ट लोगों की वजह से वो गलत हो गया। इफिशियंसी के आधार पर, इकोनॉमिक बैकग्राउंड के आधार पर आरक्षण देना चाहिए, जाति के आधार पर नहीं। और यही चीज कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखी, और यही चीजें होनी चाहिए ताकि इक्वलिटी ना होकर इक्विटी हो जाए। बात समझ गए? अभी सभी क्लियर हो? इज दैट क्लियर? तो ये थी इक्विटी, जो कि सबसे पहला स्तंभ माना जाता था, इक्विटी। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये था मेरा समझाने का तरीका। बुकिश लैंग्वेज में भी मैं दिखाऊंगा आपको। एनसीईआरटी, जब ये चैप्टर, ये 4 पिलर्स पढ़ लेंगे तो हम लोग एनसीईआरटी का भी एक लुक देखेंगे। आइए अब सस्टेनेबिलिटी पर चलते हैं। सस्टेन करना मतलब सरल भाषा में समझो, बहुत सरल भाषा में, कि कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। देखो अपॉर्चुनिटी मिल रही, ऐसा नहीं कि आज मिली और अगले कई 100 सालों तक कोई अपॉर्चुनिटी ना मिले, तो इसको सस्टेनेबिलिटी नहीं करते। ऐसे समझो, हमें पेट्रोल अभी मिल रहा है, पेट्रोल मिलने की अपॉर्चुनिटी है, कभी भी पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो मिल जाए, लेकिन हम यूज कर दें, हम सब खत्म कर दें और आने वाली जनरेशन को वो मिले ही मत, उनको जग मारकर साइकिल, बैलगाड़ी आदि चीजों का यूज करना पड़ जाए, तो क्या ये एक डेवलपमेंट है? हम जितना पेट्रोल चाहें अभी उतना खरीद सकते हैं, हम बहा भी सकते हैं पानी में पेट्रोल, ठीक है, लेकिन पेट्रोल तो एक खत्म हो जाने वाला, डिप्लीट हो जाएगा, खत्म होने वाला रिसोर्सेज है। अब हम ही सब यूज कर लेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन तो गाड़ी, कार, पेट्रोल, बाइक, ये सब चीजें देख ही नहीं पाएगी, हमारी गलतियों की वजह से।
तो इसलिए डेवलपमेंट उसको नहीं कहते कि आपको मिल गया बस बहुत है भैया, आगे मिले किसी को ना मिले उसे मतलब नहीं, उसको डेवलपमेंट नहीं कहते। डेवलपमेंट में कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी आगे भविष्य की जनरेशन के लिए भी होनी चाहिए, और जब हम चाहें तब हमें वो मिल जाए, और जो हम चाहें वो मिल जाए, तो उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। तब डेवलपमेंट है, नहीं तो डेवलपमेंट नहीं है। ऐसे समझो, मैं पेट्रोल खरीद रहा हूं, मेरा जब जितना मन है घर पैदल कहीं पे भी जाना है, मैं पेट्रोल में गाड़ी भरा कर जाना, गाड़ी में पेट्रोल भराया चल दिया, खूब खत्म किया, हमारी पूरी जनरेशन खत्म कर रही, बिला वजह जा रही, यूजलेस पेट्रोल खत्म कर रहे हैं। एक समय आएगा कि पेट्रोल 10 साल बाद 20 साल बाद खत्म हो जाएगा या बहुत महंगा हो जाएगा, नहीं खरीद सकते। तो क्या ये हमारा अभी डेवलपमेंट है कि हम कार से जाते हैं, छोटी जगह भी सामान खरीदने भी जा रहे हैं कार से, घूमने भी जा रहे हैं कार से, छोटी सी बगल में भी जाना है तो भी हम कार निकाले चले गए, और ट्रैफिक में फंसे इंधन जलाएं, बहुत मजा आ रहा है, बहुत डेवलपमेंट है, रिलैक्स है, एसी चला के बैठे। लेकिन क्या ये लिटरली डेवलपमेंट है? नहीं। आगे की जनरेशन, आगे के लिए भी कंसिस्टेंसी के साथ अपॉर्चुनिटी अवेलेबिलिटी हो, अपॉर्चुनिटी की अवेलेबिलिटी हो, तभी हम उसको क्या बोलते हैं? सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। आप समझ गए? तो इसकी एक बात में अगर हम बोले कि डेफिनेशन बताओ, तो कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज नोन एज सस्टेनेबिलिटी फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। To have sustainable human development, each generation must have the same opportunity. हमको पेट्रोल मिल रहा तो उनको भी पेट्रोल मिलना चाहिए, ये है डेवलपमेंट। अमीर को पूरा पेट्रोल मिल रहा, गरीब को पेट्रोल ही नहीं मिल रहा, ये कोई डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, ये होती है दूसरा पिलर जिसको कहते हैं सस्टेनेबिलिटी। आइए प्रोडक्टिविटी क्या होती है देख लेते हैं। प्रोडक्टिविटी मीन्स ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी, और प्रोडक्टिविटी इन द टर्म्स ऑफ द ह्यूमन वर्क। अच्छा बताओ, हमें पढ़ाया लिखाया जा रहा, हमें नॉलेज दी जा रही है, हमें स्किल्स दी जा रही है, हमें टैलेंट दिया जा रहा है, हमें क्यों दिया जा रहा? क्यों हमारे ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मम्मी पापा? क्या कारण है उसके पीछे? तो उनको पता है कि अभी हम इसके ऊपर लाख रुपए का स्कूल पढ़वा दिया, लाख रुपए की कोचिंग करवा दिया, आगे चलकर MBA कोर्स करवाना है, MBBS करवाना है, इंजीनियरिंग करवाना है, IAS कराना है, लाखों रुपए खर्चा है। बचपन से लेकर अभी तक 25 साल तक हम किसी भी तरह का प्रोडक्टिव काम नहीं करते, केवल खाते पीते सोते पढ़ते और पापा का पैसा खर्चा करवाते। कहीं से कोई प्रॉफिट आपको दिखा? आप पैदा होने से लेकर बच्चा 25 साल तक में जोड़ दीजिए, लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा तो ऐसे जोड़ दिया, करोड़ रुपए तो ऐसे हो गए। एक बच्चे पर 1 करोड़ रुपए खर्चा क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है? कारण ये है कि अभी उसके ऊपर हम खर्चा कर रहे हैं तो ये मेरा डेवलपमेंट नहीं हो रहा, मेरा लॉस ही जा रहा। लेकिन हमें पता है कि आगे ये डेवलपमेंट का पिलर होगा। समय के साथ जब ये स्टेबल हो जाएगा तो ये प्रोडक्टिव होगा। अपने टैलेंट, अपने हुनर, अपने स्किल से ये बंदा जितना खर्चा किए हैं कुछ ही सालों में वो अर्निंग करके लेकर आए। हम 1 लाख रुपए बिजनेस में लगा रहे हैं तो ये मानकर चलते हैं कि 10-10 हजार रुपए हर महीने आएगा, तो 1 साल में हमारा पूरा पैसा वापस सूद समेत हो जाए, और उसके बाद जो होगा वो प्रॉफिट में काउंट। तो उसी को हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। मेरी बात समझ गए? इज दैट क्लियर? तो यही चीज कहलाती है प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन लेबर, या फिर प्रोडक्टिविटी इन द टर्म्स ऑफ द ह्यूमन वर्क। इट मीन्स प्रोवाइडिंग देम विथ कंडीशंस विच लेड टू बेटर वर्क एफिशिएंसी। उनके ऊपर कुछ खर्चा करना, कुछ सिखाना, ताकि वो उनके अंदर एफिशिएंसी वर्क की बढ़े और वो कुछ और डेवलप करें, देश के लिए भी, परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी, खुद के लिए भी, लोगों के लिए भी। आपकी सैलरी केवल आपकी नहीं होती, वो सैलरी आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, हर जगह शेयर करनी, कुछ खरीद कर, कुछ बांट कर, कुछ दान देकर, या फिर किसी भी तरीके से। ठीक है, तो यही बता रहा है कि हमें प्रोडक्ट करना है कुछ। हम किस लिए, हमारा एम क्या है? एमलेस लाइफ है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स चला पड़े कितने साल? 25 साल। उसके बाद आपको प्रोडक्टिव बनना पड़ेगा समाज में। कहते हैं कि 0 से लेके 5-15 साल तक के बच्चे प्रोडक्टिव नहीं होते। 15 साल तक के से लेकर 59 साल तक के लोगों को प्रोडक्टिव जनरेशन में रखा जाता है, वर्किंग जनरेशन। और फिर 60 साल से ऊपर वाली जितने भी जीत जाए उनको भी नॉन वर्किंग में रखा जाता है। तो यही प्रोडक्टिव होते हैं ना। तो इसी प्रोडक्टिविटी पर हमारा भारत टिका होता है, या विश्व का कोई भी देश टिका होता है। आइए अब हम समझेंगे एम्पावरमेंट क्या होता है। एम्पावरमेंट नाम से ही लग रहा, पावर देना। ठीक है, मीन्स टू हैव द पावर टू मेक चॉइसेस। हम आपको डेवलप कब कहेंगे, समझिएगा। हमने आपको इक्वलिटी दे दी, इक्विटी दे दी, ठीक है, समानता दे दी। हमने आपको टैलेंट दे दिया कि तुम प्रोडक्टिविटी करना, चलो दे दिया।
ठीक है, दोनों चीजें हो गई। हमने आपको दिया कि सस्टेनेबिलिटी कि लो ये तुम्हारे लिए भी है तो भविष्य के लिए भी हम बचा कर रखे हैं, चलो तीनों चीज दे दी, लेकिन आपको बंद कर दिया एक पिंजरे में, एक कमरे में कि इसी के अंदर रहो, इसी में हम तुमको सब चीज दे रहे हैं। खाना है लो, कमरे से बाहर नहीं जाना, तुमको इतने बजे तक में ये काम करना है, इतने बजे के अंदर तुमको नहीं करना, उतने उसके बाद तुमको जेल में डाल देंगे। ठीक है, थोड़ी देर हवा में सांस ले लो, लेकिन उसके बाद तुम्हारे पर बैन लग जाएगा। तुमको सब चीज दे रहे हैं, लो खाने का, लो पीने का, लो पैसा, ठीक है, लो टीवी देखो, लेकिन इसी कमरे में रहो, से बाहर नहीं जा सकते। आपको डेवलपमेंट लग रही? डेवलपमेंट लग रही? हाँ लग रही, मुझे तो लग रही। मुझे जेल में डाल दो, खाना पीना रोटी देते रहो, नेटफ्लिक्स चलाने दो, मैं तो जिंदगी भर मोबाइल देखूंगा, मुझे तो पिक्चर देखनी है, कुछ नहीं करना, खाने को मिल गया पिक्चर देखो, खाने को मिल गया पिक्चर देखो, ये जिंदगी है, बढ़िया है, मजेदार है। इसको डेवलपमेंट कहेंगे? तो नहीं, इसको डेवलपमेंट नहीं कहते। ठीक है, इसीलिए उसने कहा कि इंपावरमेंट होनी चाहिए। कैसी इंपावरमेंट? आपको पावर होनी चाहिए टू मेक चॉइसेस। बिना फ्रीडम के, बिना आपके मन के कोई भी काम करेंगे तो वो डेवलपमेंट नहीं कहलाता। आपकी भी चॉइस होनी चाहिए वो काम करने में। आपके ऊपर थोप दिया जाएगा तो वो चॉइस नहीं रह गई आपकी। आपको एक जेल में बंद कर दिया गया, आपकी फ्रीडम चली गई, तो आपकी चॉइस और आपका फ्रीडम। आपको कहा जाए नहीं काले रंग का ही कपड़ा पहनना, आपका मुंह बन जाएगा, आपका मन ही नहीं लगेगा किसी चीज में, नहीं हमको पहनना ही नहीं। आपको कह दिया जाए कि नहीं आपको सब चीजें करनी है, लेकिन दाल चावल खाना है, यही खाना और कुछ नहीं खाना, आपका मन लगेगा नहीं। तो चॉइस बहुत जरूरी है, फ्रीडम बहुत जरूरी। पावर कम्स फ्रॉम इंक्रीजिंग फ्रीडम। जैसे जैसे आपको फ्रीडम मिलती है आप डेवलपमेंट की तरफ मूव करते हैं। कुछ बच्चे जिनको उनके पेरेंट्स फ्रीडम नहीं देते, उनका माइंड डेवलप नहीं होता, सीधी बात समझो। ठीक है, एंड कैपेबिलिटी कब डेवलप होगी? जब आपको फ्रीडम दी जाए। फ्रीडम के बाद क्या होता है? आप खुलते हैं, उड़ते हैं हवा खुले आकाश में, 4 जगह गिरते हैं, सीखते हैं, जिससे आपके अंदर एक कैपेसिटी, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। गुड गवर्नेंस एंड पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज आर रिक्वायर्ड टू एम्पावर पीपल। अच्छी सरकारी नीतियां, अच्छी सरकारी पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसी पॉलिसीज जो सरकार निकालती है जनता की भलाई के लिए, ये सारी फैसिलिटीज क्या हैं? ये एम्पावरमेंट, आपको पावर दी जा रही। वुमेन को एम्पावरमेंट दी जाती है कि 33% आरक्षण है। गरीब लोगों को एम्पावरमेंट दी जाती है कि सरकार कुछ कंबल बांट रही, खाने पीने की चीजें बांट रही, इनको एम्पावरमेंट देती। ठीक है, ये पावर दी जाती, गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी हो जाती है। इसी 4 पिलर्स पर आपका पूरा का पूरा ज्योग्राफी का, ह्यूमन का डेवलपमेंट टिका है, जिसको हम 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं। यही 4 पिलर्स हैं। आइए इनका एनसीईआरटी वर्जन हम देख लेते हैं। ठीक है, इन्हीं 4 पिलर्स का एनसीईआरटी वर्जन भी देख लेते हैं। सब तैयार हो? शुरू करें। ये सब चीजें हम लोग ने पिछली क्लासेस में पढ़ी थी, अब इस वाली क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी वर्जन 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। कौन कौन से डेवलपमेंट्स के पार्ट हैं? तो आइए चलिए एक बार देख लेते हैं। इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, एम्पावरमेंट। अब आइए इनको ऑफिशियल भाषा में देखते हैं। अभी तो हम लोगों ने लेमैन सरल भाषा में देखा। इक्विटी रिफर्स टू मेकिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी। ये बात आपको अवेलेबल टू एवरीवन, ये बात आपको अपनी किताबी भाषा में या आपके सीयूईटी में ऑप्शन दिया है तो इस पर टिक लगाएंगे कि इक्विटी की सही डेफिनेशन ये होती है। उनको जेंडर के आधार पर, रेस के आधार पर, इनकम के आधार पर, इंडियन केस या कास्ट के आधार पर कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं क्या? इक्वालिटी। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी गॉट इट? सभी को बात समझ आई? इक्विटी क्या होती है? मैंने इक्विटी और इक्वालिटी में डिफरेंस भी बताया था। जैसे एक एग्जांपल ले लो, इन एनी कंट्री it is interesting to see which group of the most of the school drops out belongs to. This should then lead to an understanding for the reasons of such behavior. Large number of the women and the persons belonging to socially and economically backward groups drop out school. हमने देखा कि स्कूल कौन लोग नहीं जाते, तो पता चला औरतें नहीं जाती, पिछड़े जाति के लोग नहीं जाते, किसान और मजदूर के बच्चे नहीं जाते, जो गरीब है वो नहीं जाते। तो हमने देखा कि यार अगर वो स्कूल ही नहीं जाएंगे तो डेवलपमेंट कैसी होगी? तो सबसे पहली चीज कि स्कूल में इक्विटी का नियम होना चाहिए, सभी के बच्चे स्कूल जाएं। उसके लिए सरकार ने अपनी गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस निकाली। आपने सुना होगा मिड डे मील, ठीक है, मध्यांतर भोजन। तो याद रखेंगे
तो इस तरह की इक्विटी सबको दी जाए, औरतों को भी दी जाए, मजदूर के बच्चों को भी दी जाए, गरीब के बच्चों को भी दी जाए, किसान के बच्चों को भी इक्विटी दी जाएगी, तुम सब भी जाओ स्कूल, फ्री में पढ़ाएंगे, ठीक है, तब जाकर ना हम डेवलपमेंट की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल होगी। फिर आता है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी को भी मैंने कीवर्ड के थ्रू समझाया, ऐसी कंटिन्यूटी जो अवेलेबल हो आगे भी, नेक्स्ट जनरेशन इसमें वर्ड आता है, देखना जरा, ईच जनरेशन मस्ट हैव द सेम अपॉर्चुनिटी, सबको मिले। मेरी बात समझे? इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए कि ऐसा माहौल अपनी आगे आने वाली जनरेशन को ऐसा क्लाइमेट बना कर दें कि वो सरवाइव कर सके। क्लाइमेट बर्बाद मत दें कि हम जी लिए, चलो आगे क्या होता है भविष्य में हमसे उससे मतलब नहीं, उसको डेवलपमेंट नहीं कहते। फाइनेंशियल इकोनॉमिक इतनी अच्छी बना कर दें कि आगे चलकर क्राइसिस ना हो जाए। ह्यूमन रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करें कि आगे वाली जनरेशन और अमीर गरीब सब यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अमीर है तो सब कुछ यूज कर सकता है क्योंकि उसके पास पैसा है, गरीब है वो कुछ यूज ही नहीं कर सकता, तो इसकी गैप को खत्म करें। इसी को हम बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। मेरी बात समझे? मिस यूज नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि वो चीज खत्म हो जाएगी तो और अपॉर्चुनिटीज भी आगे की फ्यूचर जनरेशन के लिए कम हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, इसको एनसीईआरटी से पढ़ो। तीसरा पार्ट जो है वो प्रोडक्टिविटी है। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है ह्यूमन लेबर प्रोड्यूस करना, बच्चों या लोगों या आदमी औरतों पर ऐसी इन्वेस्टमेंट करना जो आगे चलकर वो बल्क में रिप्रोड्यूस करें, ऐसा प्रोडक्शन करें कि जो देश के लिए, समाज के लिए उसके काम आए। सच प्रोडक्टिविटी मीन्स कंसिस्टेंटली इनरिच्ड बाय बिल्डिंग कैपेसिटीज। आपके अंदर कैपेसिटीज बिल्डअप होगी, इससे क्या होगा? रियल वेल्थ वही होता है। अगर हम पूछें कि रियल वेल्थ पैसा है तो बोलेंगे नहीं, पीपुल और टैलेंटेड लोग ही उस देश के क्या है, पीपुल आर द रियल वेल्थ ऑफ द नेशन। क्योंकि वही क्या है, हम कहते हैं ना हमारे बच्चे ही हमारे भविष्य है, बच्चे ही हमारा धन है, क्योंकि यही अपने अंदर प्रोडक्टिविटी डेवलप करके कुछ भी चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं, पैसे से लेकर संस्कार तक। तो इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी गॉट इट? आइए, एम्पावरमेंट क्या होता है देख लीजिए। पावर टू मेक चॉइसेस एंड इंक्रीजिंग फ्रीडम एंड द कैपेसिटी दैट विल बी डेवलप्ड बाय टेकिंग योर चॉइसेस एंड फ्रीडम। मेरी बात समझे? आपकी कैपेबिलिटी कब डेवलप होगी? जब आपको फ्रीडम दी जाए, जब आपको खुद से सेलेक्ट करने का मौका दी जाए। और इसकी किसकी जिम्मेदारी है? तो ये सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स जो हैं स्पेशली इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको ये मौका मिलना चाहिए, उनको एम्पावरमेंट देना चाहिए। अगर हम पूछे आरक्षण क्या है, तो वो आरक्षण नहीं है, वो एम्पावरमेंट। एक आदमी दिव्यांग है और एक आदमी स्वस्थ है, सरकार को किसके ऊपर अटेंशन पे करना चाहिए? तो हम उसको 20% 30% आरक्षण दे देते, तो उसको आरक्षण नाम दे दिया गया, जबकि वो सही नाम क्या होना चाहिए था? एम्पावरमेंट। क्यों? क्योंकि यार उसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो उसको पावर नहीं देंगे तो वो तो जिंदगी भर पीछे ही रह जाएगा, और जो स्वस्थ आदमी है वो आगे बढ़ता चला जाएगा, ये पीछे हुआ डिप्रेशन में जाएगा, सुसाइड कर लेगा। तो इसलिए हम दोनों को पुश करते हैं, हम इसको थोड़ा सा पुश करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, एक तो इक्विटी भी हो जाती है, प्लस क्या हो जाता है, एम्पावरमेंट भी दिखता है, हमने सरकार ने एम्पावर किया उसको। मेरी बात समझी? तो ये हुआ फाइनल टच हमारा। अगली क्लास जो चलने वाली है वो चलने वाली है अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। अगली क्लासेस में हम लोग जो पढ़ेंगे, मैं बता दूं फिर से, अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी चलेगी अगले पार्ट में। अप्रोचेस का मतलब होता है क्या? पहुंच। कई तरह के अप्रोचेस होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। 4 अप्रोचेस के बारे में बताया गया है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग डिटेल दिया। ठीक है, तो अगली क्लास के लिए सभी तैयार रहो। आज के लिए इतना सफिशिएंट। फिर मिलते हैं, बाय बाय।